आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी क्लास 11 के बच्चों के लिए रीतिकाल, रीतिकालीन काव्य धारा की प्रमुखता। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेन टॉपिक को पकड़ पकड़ कर सबसे पहली बात है काव्य धारा। काव्य धारा जैसे हमने कुछ बोलना स्टार्ट किया कि देशभक्ति के बारे में या फिर हिंदू मुस्लिम के बारे में या फिर संविधान के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जब हमने बोलना स्टार्ट किया, ठीक है, तब ये एक धारा बन जाता है। कुछ अच्छा बोलना स्टार्ट किया, राजनीति के बारे में बोलना स्टार्ट किया, तो किसी भी टॉपिक में एक धारा पकड़ लिए कि इसी टॉपिक पे बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं तो ये काव्य धारा। ठीक है, मतलब एक ही तरफ में बोलना। ठीक है, काव्य धारा मतलब समझ में आ गया कि ट्रैक कर रहे हैं एक ही तरफ। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं टॉपिक। पहले चीजों को समझना है, पहले चीज क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी बात। तो काव्य धारा, ठीक है। अच्छा, विशेषता मतलब इसमें क्वालिटी क्या क्या है, तो काव्य धारा की विशेषता, ठीक है, ये समझ में ये काव्य धारा की विशेषता मतलब जैसे तुलसीदास गा रहे हैं तो राम जी के बारे में ही गा रहे हैं। ठीक है, रामायण के बारे में, कृष्ण भक्ति में नहीं आए। कोई कृष्ण भक्ति में गया तो कृष्ण भक्ति में ही गया, कोई कबीर दास को देख लो, निर्गुण धारा, वो किसी धर्म के बारे में नहीं बोले। तो जो धारा पकड़ लिए उसी धारा में चले। ठीक है, तो यहां बोला गया काव्य धारा की प्रमुख विशेषता, मतलब काव्य धारा एक तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो एक ही तरफ एक रास्ता ले जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को बस करना है कि काव्य धारा की विशेषता समझ गया कि भाई ये कविता लिखते हैं और कविता का एक धारा अलग है। उसके बाद बात आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई काल क्या है। कालीन, कालीन मतलब एक समय, कालीन का मतलब एक समय। एक समय ऐसा चला था, एक समय ऐसा चल, हर चीज का एक समय होता है। ट्रेंडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, आज के समय में हम लोग ट्रेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेंड चलता है, तो रीति काल मतलब रीति का जो ट्रेंडिंग चल रहा था उस समय, उसी को बोलते हैं रीति काल। तो वो समय था किस चीज का भाई, रीति का। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। रीति का एक समय था तो रीति काल कहा गया, और उस समय कविता चलता था तो काव्य धारा हो गया। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक, चलो। तो रीति, रीति काल में सबसे पहले समझना है कि पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, कुछ पॉइंट को हम लोग कर लेते हैं, जैसे श्रृंगार, श्रृंगार रस। पहले सारा नोट अच्छी तरह से लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा पॉइंट है नायिका भेद का वर्णन। तीसरा है नीति भक्ति का वर्णन। चौथा है वेद रस, वेद रस का वर्णन। पांचवा है अलंकार दर्शन। प्रकृति का चित्रण। सातवां पॉइंट है
इतने सारे पॉइंट अगर डिक्लेयर होंगे तो रीतिकाल का काव्य धारा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात कहा गया है कि श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस, श्रृंगार का मतलब समझ में आ रहा है कि कौन, मतलब कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना है ना, और सजा के बोलना, श्रृंगार रस की प्रधानता। तो रीतिकाल वाले ना जैसे कहने हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि सावन आया बादल छाए, अब इसको अलग तरीका से बोलेगा, सावन आ रहा है जैसे लग रहा है कि प्रेयसी अपना घूंघट उठा कर देख रहे। ठीक है, तो ये तरह सजा देगा कभी। ठीक है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता की गई। यहाँ पर बात क्या है, इस काल के काव्य की प्रधानता के विषय में, इस काल में क्या होता है, अधिकतर श्रृंगार रस की बात की, श्रृंगार। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, एक एक पॉइंट को पहले पहले एग्जाम में क्या करना है, हमारा सारा अगर पॉइंट ही लिख देते हैं ना तो 3 नंबर ऐसे मिल जाता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सारा पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, तो इसे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अब भाई ये पॉइंट याद होता है, लिख बढ़ा के लिखेंगे कि इस काल में, पहले सारा पॉइंट लिख के उसके बाद हाँ, एक पॉइंट के एक्सप्लेन हाँ। करना। अब इस काल में क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस के बारे में अधिक बताया गया है, ध्यान दिया गया है इसमें। श्रृंगार रस में संयोग, अब श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार को क्यों करता है, सुंदर दिखने के लिए। संयोग या फिर वियोग, सिंपल सा बात है प्रैक्टिकली। संयोग का मतलब या तो मिलन है, या तो मिलना है, नहीं तो बिछड़ना है। सिंपल सा बात, या तो मिलना है या तो बिछड़ना है। ठीक है, तो श्रृंगार करेंगे कब, जब मिलना है, और नहीं करेंगे कब, जब बिछड़ना है। शादी ठीक है, होने के शादी के जो भी है, जो भी है, ये कवि बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, ठीक है, कवि बोल रहे हैं। ठीक है, वही वही वाला कहानी हो जाएगा, मतलब कैचअप के समय संयोग और ब्रेकअप के समय वियोग। ठीक है, तो श्रृंगार रस का कहा गया है कि इसमें श्रृंगार रस में संयोग और वियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, दोनों का चित्रण किया गया है। क्या बोला है, पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस के बारे में बताया गया है। दूसरा बात, इसमें संयोग और वियोग के बारे में बताया गया है, संयोग और वियोग का चित्रण किया गया है, संयोग और वियोग का संयोग और वियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, और इसका हम लोग लिखेंगे, इसका सफल चित्रण किया गया है, सफल चित्रण। तो अपने भाषा में भी लिख सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सफल चित्रण का मतलब क्या है, थोड़ा कहते हैं ना कि हर कवि जैसे निबंध पढ़ रहा है, कोई बोरिंग लगता है, कोई इंटरेस्टिंग लगता है, तो रीतिकाल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों लगता है, संयोग या वियोग, कृष्ण की के जो कोई है जो कृष्ण से मिलने के खुशी में बहुत खुश है, और कोई बिछुड़ने को। मीरा को देख लो, राधा को देख लो, राधा का जब बिछड़न होता है तो दुखी होता है, राधा का जब मिलन होता है वो ऋतुकाल में ही आता है। क्लियर है, तो संयोग और वियोग के बारे में समझ इतना लिखने से काफी है, क्लियर होता है अपना, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा नायिका भेद में वर्णन। नायिका मतलब हीरोइन, यहाँ पर हम लोग आसान भाषा समझे, पिक्चर में हीरोइन। हाँ, अच्छा, बोलना कुछ। ठीक है, नायिका बात किया गया, नायिका भेद में वर्णन मतलब इम्प्रेस करना, मतलब क्या है, इम्प्रेस करना। जैसे ध्यान देना है, इस काल में नायिका, इस काल में नायिका के भेदों का वर्णन संस्कृत कवियों के आधार पर किया गया है, संस्कृत कवियों के वर्णन के आधार पर किया गया है। कवि नारी की चतुर्दिक ही चक्कर लगाते रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, दुनिया गोल है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाले कवि ही। अभी कवि बोला जाए, देखो कहा जाएगा ना कि देखो जो ट्रेंडिंग में चलता है, जो ट्रेंडिंग में चलता है वही बिकता है। ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीतिकाल में कवियों ने देखा, कवियों ने देखा कि अगर नायिका को बीच में नहीं लाते हैं, ठीक है, मतलब एक्ट्रेस मतलब हीरोइन को अगर बीच में नहीं लाते हैं, हमारा पिक्चर चलने वाला नहीं है, तो हीरोइन बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर नायिका का भेद का वर्णन है, तो इस पॉइंट में कहता है कि सारा कविता इसका नायिका के इर्द गिर्द घूमती है, नायिका के जो बात बोल रहा है वही लिखना है। सारा कविता या फिर सारे जो है रीतिकाल के कवि जो है
नायिका के आगे पीछे ही चक्कर लगाते हैं, या फिर आगे पीछे ही लिखे हैं कि नायिका वो करती है, नायिका ये करती है ना। कोई प्रेयसी ऐसे देखती है, कोई ऐसे देखती है, कोई घूंघट उठा रही है, कोई छम छम चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना है कि रीतिकाल में सारे कवियों ने अपना जो लिखा है वो नायिका के इर्द गिर्द ही लिखा है, उसके आसपास ही लिखा है। ठीक है, और इसमें इस कवि किया प्रक्रिया खंडिता मुग्धा, अब ये जो वर्ड जो है लिखा होगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा, नहीं लोग तो बातें अलग है। अगर स्टैंडर्ड नंबर पाना तो इस वर्ड को याद कर देना, क्योंकि ये सब कीवर्ड है। ठीक है, स्व किया, सबसे बाद समझ, स्व किया, पर किया, खंडिता, ठीक है, मुग्धा आदि नायिकाओं ने अनेक रूपों में विस्तार वर्णन किया है। अरे भाई, हाँ बोलो। क्या है कि नारियों या फिर नायिका, है ना। जैसे आजकल का एग्जांपल लेते हैं, सीरियल में देखना, सीरियल में अलग अलग नायिका लोग को दिखाया जाता है, अलग अलग एक्टर लोग को दिखाया जाता है, या फिर अलग अलग लेडीज लड़कियों को रखा जाता है। अब उसमें अलग अलग, एगो है ये चुगली करेगी खंडिता, एगो मिलाएगी, अब नहीं, हाँ, एगो खंडिता, एगो मिलने वाला, तो सब अलग अलग, एगो मिलाने वाला, तो सब अलग अलग तरह के, एगो मुग्धा, अलग अलग रूप में। ठीक है, तो नायिका जो है वो अलग अलग भेद का वर्णन करे। ठीक है, तो ये सब कहा नहीं किया है, ये सब इस कवियों ने किया है, इस रूप में वर्णन किया, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन लिखा है कवि में, कवि ने ये सब किया है, नायिका को आगे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है नीति और भक्ति का वर्णन। नीति और भक्ति वर्णन, इस काल में भक्ति और नीति, इस काल में क्या हुआ है कि नीति मतलब कि शादी विवाह हो गया, मतलब एक नीति से चल रहा है ना। भक्ति भक्ति भाव तो पता ही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इस काल में भक्ति और नीति संबंध सभी रचनाएं की गई है। अब बताना तो डायरेक्ट है, बताना है ना, तो किसका सहारा लिया गया है, किसका सहारा लिया गया है, तो सहारा किसका लिया गया है, नीति का, भक्ति का, नीति का प्लस भक्ति का सहारा लिया है, क्योंकि डायरेक्ट तो किसी बात को कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो उसके पीछे से ये एक्सप्रेशन दे देते हैं। ठीक है, तो नीति का और भक्ति का, ठीक है, संबंध रचनाएं भी की गई, तो ये दोनों से रिलेटेड रचना की गई है। ठीक है, नीति और भक्ति रिलेटेड रचना की गई है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अच्छा, सिद्धांत और दार्शनिक, और क्या है, ये नहीं बोला गया है कि इसका कोई सिद्धांत, ये कभी भी कोई भी लिखता है तो ये नहीं बोला कि भाई हमको इसके बाद यही लिखना चाहिए, वो रूल नहीं है। जो पब्लिक को अच्छा लगेगा, जो उसका कविता अच्छा चलेगा, वही लिखेगा, वो सिद्धांत पे नहीं होता है। ठीक है, वो सिद्धांत पे नहीं होता है। ठीक, अच्छा, अच्छा, उसके बाद है अगला पॉइंट, वीर रस, वीर रस। अब कुछ कवियों ने क्या किया है कि जैसे क्या नाम है, कोई राजा के प्रशंसा, है ना, राम राज की प्रशंसा, है ना, तो हर किसी की वीरता के बारे में प्रसन्न किया है, किसी की वीरता को दिखाया है, तो बढ़ा चढ़ा के दिखाया है कविता में। ठीक है ना, वीर रस का, तो उसके वीरता के बारे में अगर ठीक से नहीं बोलेगा, उसमें और मिला के वीर रस डाल देगा। ठीक है, तो रीतिकाल काव्य में यह, अब क्या है, बोलेगा ना, यंत्र तंत्र से सुसज्जित है, बाण के बाण लिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है चमकधारी तलवार लिए हुए हैं, तो ये क्या क्या कर रहा है, ये सब कभी कुछ बढ़ा चढ़ा रहा है। ठीक है, तो वीर रस में क्या हो रहा है कि बढ़ा चढ़ा के करता है। ठीक है, जैसे औरंगजेब, अब औरंगजेब का ही बात किया गया है। औरंगजेब, औरंगजेब को शासन करने नहीं आता ठीक से, इसको इसको कुशासन नाम दिया गया है, इसको दबा दिया गया है। ठीक है ना, और क्या बोला गया है कि ये अत्याचार भी करता था। ठीक है, अत्याचार करता था, लेकिन लेकिन अगर वही बात है शिवाजी की बात की जाए, शिवाजी कुछ बोला, छत्रपति शिवाजी, उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया, गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया, गुरु गोविंद सिंह का नाम, तो इन सबको क्या है, बढ़ा चढ़ा कर किया है। ठीक है, तो ये सब जो है, और उसमें क्या है, भूषण, भूषण मतलब जो पहले पहने हुए हैं, भूषण, और उनका वीरता का प्रशंसा किया गया है। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है अलंकार दर्शन। अलंकार, अलंकार क्या होता है भाई? इस काल में कवि प्रदर्शन में चमत्कार द्वारा अपनी रसिकता का परिचय देना चाहते हैं। बोलते हैं कि हम जो बता रहे हैं एक प्रूफ के जैसा, है ना, प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रदर्शन मतलब कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बात वो लिख लिए है और उसको वो बताना चाहते हैं। अलंकार दर्शन करना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब कि देखिए, जैसे हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमने क्या है, अडानी का एग्जाम्पल ले लिया, हमने अंबानी का एग्जाम्पल ले लिया, तो जब ले लिया एग्जाम्पल हम क्या उसके प्रूफ से हम कुछ बताना चाहते हैं, तो वहां पर अलंकार दर्शन मैंने वो कुछ दिखाना चाहते हैं कि ऐसा होता है। कभी ने प्रेयसी जैसे मतलब कि सूर्य से सूर्य के प्रकाश नीचे आ रही है और नीचे पानी सागर का पानी हिल रहा है, तो ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं वो, है ना, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगला बात है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? हम लोग के आसपास जो भी चीज है, सुख दुख, हवा, ठंडा गर्म, ये सब चीज। ठीक है, तो ऋतिकल कवियों ने प्रकृति चित्रण आलम्बन के रूप में किया है, श्रृंगार रस को उद्दीपन के रूप में किया है, और ये क्या है, उद्दीपन के रूप में किया है। क्या उद्दीपन के रूप में मतलब क्या है? मान लो कि कोई बच्ची विदाई हो रही है, तो विदाई हो रही है तो उसका तो कोई कुछ किया नहीं है, लेकिन उसके अगल बगल जो माहौल है, माहौल से क्या बन के आता है कि उसको दुख हो रहा है, उसके परिवार वालों को दुख हो रहा है, ये एक तरह का उद्दीपन है। ठीक है, तो उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण, या फिर ये बोला गया कि हवा जो दुखदायक, मान लो कि भूकंप की घटना की उसके बारे में वर्णन किया गया, युद्ध की घटना के बारे में किया गया है, या फिर किसी प्रेम के बारे में घटना किया गया, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में घटना किया गया, या फिर राधा उनके वियोग के बारे में किया गया है, राम राज के बारे में बताया गया है, सीता सीता चली गई, सीता का आगमन, इन सब चीज के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे सुख दुख ऐसा, लेकिन वहां पर जो फीलिंग है उसके बारे में, तो ये सब प्रकृति को, जैसे बोलते हैं ना कि जब सीता को ऐसा दुख हुआ था तो सभी पेड़ पौधे सूख गए थे, ऐसा हुआ था, फिर मतलब कुछ भी एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। ठीक है, तो ये उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण, प्रकृति को एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, तो ऐसा तो ऐसा ये सब कवियों का काम है। अब कवि लिखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सीख लेंगे, बोलेंगे अरे वाह ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा दिखाया जाएगा वैसा। तो ये सब काम किसका है? कवियों का है। ठीक है, अच्छा, दूसरे वजह कवियों का दोहरा व्यक्तित्व। कवियों का दोहरा व्यक्तित्व, एक आदमी दो तरीके से बात करता है, कविता में दो तरीके से बात करता है, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। मतलब जैसे एगो बोल रहा है कि सूर्य का प्रकाश है, या फिर जो सूर्य जो है शाम के समय में डूब रहा है, चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, दूसरा तरफ दिखेगा कि ये नायिका जा रही और नायक दुख हो रहा है, दो तरह अर्थ निकल गया। राधा, अभी प्रकृत वर्णन सेनापति का था, उसमें बताया गया था कि कृष्ण, राधा बैठी हुई है, कृष्ण उनके गोद में सिर रखकर सो रहे हैं, और वहीं पर प्रकृति का वर्णन के समय कुछ और पतझड़ का वर्णन किया गया। तो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो दोहरा व्यक्तित्व दिखाया गया। तो बोले जैसे एग्जाम्पल लिया गया है कि अधिकांश कवि आचार्य भी थे। यहाँ पे ध्यान दो, कवियों का दोहरा व्यक्तित्व, कवि अधिकांश व्यक्तित्व क्या थे? आचार्य थे। आचार्य मतलब ज्ञानी, है ना, आचार्य भी थे, उनके ऊपर कवि के साथ साथ आचार्य का नशा चढ़ा हुआ था। कवि तो थे ही, कवि का मतलब कविता लिखना, कवि के साथ में ना ज्यादा एडवांस मतलब ज्ञान देने का, तो कवि के साथ में आचार्य, तो ये दो तो हो गए ना, तो कविता लिखना, और दूसरी बात क्या है, तो कविता के अंदर से कुछ उपदेश देना, अच्छा कहना बुरा कहना, कुछ जुगाड़ करना, ये। अगला है मुक्त काव्य की रचना। मुक्त काव्य की रचना में क्या है कि मुक्तक अधिकांश काव्य दरबारी थे। दरबारी, दरबारी का मतलब क्या समझ में आता है पता है? राजा को कुछ भी, हाँ कुछ, जैसे अमीर खुसरो, अकबर के दरबारी कवि, अब जो राजा से असरफी चाहिए, राजा को खुश करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी गाना सुनाएंगे। ठीक है ना, तो वहां पर उस उनका माइंडसेट क्या चल रहा था? उनका चल रहा था कि हमको राजा को खुश करना है, पब्लिक को खुश करना है, लेकिन वो तो ही नहीं ना समझे कि आपका लिखा हुआ बच्चा आज तक पढ़ेगा, आप तो राजा को देख के पढ़े, आपका देख के कुछ और सब इम्प्रेस हो जा रहा है। ये भी तो है, पहले का कविता कुछ और लिखा किसको देखकर, हम अगर कविता लिखते हैं किसी को देख, किसी को इम्प्रेस होकर, हमारा लिखा हुआ कई 40 साल बाद कोई और पढ़ लिया तो वो इम्प्रेस हो जाएगा फिर, या वो दुखित हो जाएगा। मीरा ने लिखा अपना, मीरा ने अपना दुख लिखा, और उसका दुख के लेके कितने लोग दुखी हो गए। राधा ने अपना किया,
तुलसीदास ने अपना लिखा और उनके दुख को देखकर किसी और दुखित हो जा रहा है। तो उस समय तो ये नहीं ना जान रहा था कि आज से 40 साल बाद लोग और भी पढ़ेंगे। गीता लिखा गया, लेकिन उससे प्रभावित अभी और भी लोग हो रहे हैं। तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ठीक है, उस समय ऑन द स्पॉट अर्जुन को कहा था, शिक्षा दी था, लेकिन उसका पॉजिटिव प्रभाव आज भी पड़ रहा है ना, ये चीज है। तो मुक्तक काव्य की रचना मतलब दरबारी कवि थे, तो दरबार में रहने के साथ साथ वहां पर दरबार में सुनाते थे, ठीक है। अच्छा, और उनके पास प्रबंध लिखने के लिए धैर्य का अभाव था। धैर्य का अभाव मतलब अपने मन का, धैर्य का अभाव मतलब क्या है, समझ में बात, मतलब वो कभी राजा के बारे में नेगेटिव नहीं लिख सकते। कोई राजा का दरबारी कवि देखो निकाल दिया जाएगा धक्का मार के, कहे कोई इंसान के अंदर गलत अरे बुराई सही करेगा भी, तो उसको सही भी होता है, गलत भी होता है, हमेशा तुम उसके बारे में अकबर ही समझ लो, हमेशा उसके बारे में तुम पॉजिटिव कैसे बोल सकते हो। हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होता है, तुमने खाली पॉजिटिव दिखाया, नेगेटिविटी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि तुमको डर था। तो यहाँ पर धैर्य का कमी, धैर्य का कमी है। तो मुक्त काव्य की रचना, मुक्त होकर लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है कि कवियों के आश्रयदाताओं के पास श्रृंगार प्रेम लेखक के कारण प्रबंध पढ़ काव्य को पढ़ने सुनने का अवसर नहीं था। और क्या है, और उस समय ना उस आजादी भी नहीं था कि कि तुम कुछ भी लिख सको, तुम कुछ भी पढ़ सको, उतना आजादी नहीं, ठीक है। और इस काल में मुक्तक लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कला पक्ष की पढ़ना, कला को ध्यान दिया गया है। कला पक्ष मतलब रीति काल में अलंकार, इसे याद बोलते हैं ना, अलंकार, अलंकार, रस, ठीक है, और छंद, बस नाम याद रखना, उतना एक्सप्लेन नहीं जाना है, गुण, इन सब के प्रधान मतलब कि जो भी वो लोग लिखते थे अलंकार के बारे में, रस के बारे में, छंद के बारे में, गुण के बारे में, इन सब चीज के बारे में ध्यान देते थे कि मेन मेन टॉपिक ये क्या है, ठीक है। अच्छा, इस युग में भावना की सुकुमारता मतलब फीलिंग को पहले रखा जाता था, कोई भी चीज में पहले फीलिंग दे दिया, ठीक है ना। उसको अनुभूति की सत्यता की, मतलब कि हमने ये किया है, हमको इतना अनुभूति है, या फिर कल्पना, सोचे जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन, सोचे जा रहे हैं, कल्पना, ठीक है। तो इन सब चीज के बारे में ध्यान दिया, तो ये सारा पॉइंट है। इन सब पॉइंट के बारे में अगर अंदर से लिखे तो बहुत सारा अच्छा अच्छा मार्क्स हो जाए, कवर हो जाएगा। हम पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद उसका रीतिकालीन काव्य धारा में प्रमुख विशेषता, ये सब पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे, लिखने खुद से आता है। अच्छा, अगर पॉइंट एग्जाम के समय में थोड़ा सा फोकस रहेगा तो कोई बच्चा अच्छा आराम से लिख देगा, ठीक है। तो हमारा रीतिकाल में काव्य धारा प्रमुख कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, अगर किसी टॉपिक में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, संग संग आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वो ही बोलते हैं, लाइक शेयर कमेंट।